मैंने भूत प्रेत कभी नहीं देखे थे, लेकिन किस्से कहानियां बहुत सुन रखा था। भूत प्रेत से चुड़ैल से मुझे डर भी लगता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तब जब कोई मुझे भूत प्रेत दिखाई नहीं देता है तो मेरे मन में यही बार बार सवाल उठता था कि छोड़ो ना, भूत प्रेत नहीं होते, चलो अच्छी बात है। मैं तो खाम खा बचपन में डर जाया करता था। लेकिन एक रात जब मेरे सामने वो घटना घटने लगती है तब मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ कि वो घटना में मैं क्या देखूं। क्या वो जो मैं देख रहा था, जो मेरे साथ घटने जा रहा था, क्या वो वही भूत प्रेत होते हैं या फिर कुछ अलग चीज था वो। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी सुन रहे थे, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है जितेश, छत्तीसगढ़ से। साल 2005 की ये घटना उनके साथ में घटी थी जब उनकी उम्र लगभग 23-24 साल की हो गई थी। आप तो मुझे जानते ही हो, मेरा नाम है राज और मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियां सुनाता रहता हूं। तो चलिए आज की कहानी की सफ़र पर चलते हैं और जितेश के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मैं बचपन से डरपोक किस्म का लड़का था। बात बात पर मैं डर जाया करता था, खास करके रात के टाइम में। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया और धीरे धीरे मेरा डर निकलता गया। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। 3 बहन के बाद मैं पैदा हुआ था। मैं संपन्न परिवार का था और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई मालदार फैमिली से था। ठीक ठाक परिवार था मेरा। पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में थे। हमारा घर आराम से चल जाता था, इसलिए मैं बड़ा एक अपने आप को संपन्न ही मानता था उस टाइम में कि हम लोग ठीक ठाक हैं, हम संपन्न हैं, हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हम जिस घर में रहते थे, पुराने मकान में, अब वहाँ पर कुछ न कुछ झंझट रहती थी। हमारे पिता का भी 3 भाई थे और तीनों भाई में कभी कभी जब इकट्ठे होते थे या मन मुटाव होता था, परिवार भी अब बढ़ता गया और नए घर की ज़रूरत थी। कभी कभी उस घर में तकरार भी हो जाता था आपस में। तो मेरे पिताजी शांति प्रिय इंसान थे। वो नहीं चाहते थे कि आपस में अब ऐसा कुछ कांड हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए। इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। आखिरकार नया घर का बारे में सोचने लगे। हमारी कॉलोनी से दूर एक अलग कॉलोनी में ज़मीन देखते हैं और इसके बाद 6 महीने के अंदर में सारा कुछ प्रोग्राम हो जाता है। ज़मीन भी खरीद लेते हैं और काम का शुरुआत हो जाता है। सब अचानक, पिताजी किसी से जिक्र नहीं करते थे। एक बार अपने मन में प्लान बना लेते थे और जो उनको समझ में आ जाता था। कुछ बातें मेरी मम्मी को बताया करते थे, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चलता था। जब वो काम दिखता था ना, तब लोग बाग हैरान हो जाते थे। मेरे पिताजी का नाम लेके कहते, अरे फलाना, तुमने ये काम कर दिया, कुछ बताया भी नहीं। और तब पिताजी मुस्कुराते थे, बोलते थे कि हाँ भाई, मैं ये करना चाहता था, काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी तो कर लिया। ना तो अपने आप को हवाबाजी में शो करते थे और ना बढ़ चढ़ करके किसी चीज़ को बताया करते थे। सिंपल तरीके से हर काम उन्होंने करना सीखा था। बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे। ना उनके मन में कोई छल, ना कपट, ना किसी से बैर। अब मैं उस घटना पर आता हूँ जब वो नया मकान बनने लगता है और वो भी तेज़ी से बनता है। तब तक बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात में मकान बनने का काम रुक जाता है। अब कुछ कहूँ ना कि उस टाइम पिताजी अब छुट्टी लेकर के आते थे, अपने देख रेख में मकान को बनवाते थे। लेकिन उनको भी अब ज़रूरी काम आ गया था ऑफिस की तरफ से, तो उनको जाना पड़ा था। इसी बीच बरसात भी आ गई थी। काम वैसे भी रोकना था तो काम रुक गया था। लेकिन मकान 4 कमरों का हमारा लगभग तैयार हो चुका था। बस उसमें चौखट, दरवाज़ा, खिड़की, यही सब बाकी था। पूरा किताबंदी हो चुका था। और जो मेन गेट था ना, वहाँ पर हम एक टेम्पररी दरवाज़ा लगाते थे। उसको रस्सी के सहारे से बांध देते थे, क्योंकि अभी पक्का दरवाज़ा का कोई मतलब ही नहीं था। चौखट लगी नहीं थी तो पक्का दरवाज़ा लग ही नहीं सकता था। लेकिन मुझे रात में वहाँ पर जाना पड़ता था रखवाली करने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था और मुझे डर था कि कहीं चोर उचक्का उसको उठा ना ले जाए।
अब 2 महीने तक मुझे उसी जगह पर रात भर, अब जागना तो नहीं था, मैं सो जाता था, लेकिन वो नए घर पर जाना पड़ता था हर रोज़। एक तरह से मेरी ड्यूटी लग गई थी। अब मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहा था। अब मैं एक रात जब अपना बाइक लेके जाता हूँ, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था वो बस्ती, जहाँ पर मेरा नया मकान बना था, रोड के किनारे था। अब वहाँ पर दिन में तो चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के टाइम में सुन सपाटा पड़ जाता था। बिल्कुल रौनक गायब हो जाती थी। ना तो मेरे घर में अभी बिजली का कोई प्रयोजन था, ना बिजली लगी थी। वहाँ पर लालटेन हुआ करती थी। जब मैं जाता था रात के टाइम में तो लालटेन को जला देता था। वैसे मेरे पास में टॉर्च वगैरह की व्यवस्था होती थी। मैं अपनी पूरी तैयारी करके पानी की बोतल, टॉर्च और दिया सलाई, ये ज़रूरी चीज़ें मैं रख कर चलता था। जब मैं अपने बाइक से चलता हूँ 3 किलोमीटर का सफ़र अब जल्दी ख़त्म हो जाता था, लेकिन मैं मज़े मज़े में खाना खा करके या इसके बाद मज़े मज़े में टहलते हुए बाइक से और लेके चल रहा था, मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए। आज जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचता हूं ना, तो वो टेम्परेरी दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क गया। लगता है चोर अंदर घुस गए, सामान चोरी कर रहे होंगे। मैं चोर से भी बहुत डरा करता था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अगर वो ज़्यादा होंगे तब क्या होगा? चलो मैं मान लेता हूँ कि एक होगा तो मैं तो संभाल लूँगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा होंगे तो मेरे तो काम तमाम कर देंगे। मैं डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अंदर जाऊं। दिल धक 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 कर रहा था। मैं दरवाजे के पास में खड़ा था, लेकिन सोचने लगा भाई मेरा मकान है और मैं मकान के बाहर हूँ और चोर अंदर है। और देखो इनकी कितनी हिम्मत है। अभी कोई ज़्यादा खास रात नहीं बजा था, 10:30 या पौने 11 के आसपास की बात थी। जब अंदर में कुछ खटपट होने लगता है और जैसे कोई आवाज़ दे रहा है, तू कहाँ पर है, तू कहाँ पर है। मेरा कान खड़ा हो गया। कौन अंदर गया है? कौन किसको आवाज़ दे रहा है? चोर उचक्का तो ऐसे आवाज़ देते नहीं हैं। वो तो चुपचाप आते हैं, घर का सामान लपेटते हैं और चल देते हैं। अंदर में शोर भी हो रहा था, जैसे किसी को कोई आवाज़ दे रहा हो कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। आवाज़ मर्दानी थी और यंग जैसी लग रही थी। एक सिंगल आवाज़ लग रही थी। मैं हिम्मत करता हूँ। मैं भी थोड़ा बॉडी के शेप में पहलवान जैसा दिखता था, लेकिन चोरों के आगे मेरी हिम्मत प्रस्त हो जाती थी। भूत प्रेत और चोर दो ही मेरे डरावना चीज़ थे जिंदगी में, जिनसे मैं बहुत डर जाया करता था। खैर मैं अंदर तो चला जाता हूँ टॉर्च की रोशनी जला करके। मैं आवाज़ नहीं देता हूँ। और जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो एक कमरे में मुझे एक इंसान दिखता है। उम्र लगभग 40-45-50 के आसपास में। जब उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है ना, तब उसकी आंखें एकदम लाल नजर आती है, जैसे नशे में धुत हो। इतना पी रखा हो, वैसा लगा कि उसकी आंखें लाल हो गई है। सर के बाल काले थे लेकिन बड़े बड़े दिख रहे थे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी। बस उसकी डरावनी आंखों से मुझे अब भय लगने लगा था। लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ, आवाज़ देता हूँ, तुम कौन हो? अब मेरे घर के अंदर में कैसे आ गए? तुम कौन हो? मैं चिल्लाते हुए लगभग उस इंसान से पूछ रहा था। तब कहता है, लाइट बंद करो, आंखों पर लग रही है, लाइट बंद करो, टॉर्च बंद करो। मैं टॉर्च बंद नहीं करता हूँ, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे से हटा देता हूँ और उसका जो फोकस था नीचे डाउन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, तुम मेरे घर में रात में कर क्या रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? तुम इस घर में कैसे आ गए जब आगे दरवाज़ा लगा हुआ था? तब वो मेरे पास में आता है और कहता है, बाबू मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ। बाबू मैं जैसा आप समझ रहे हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ। मैं अपनी साथी की तलाश कर रहा हूँ। मैं अपनी साथी को यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। मेरी साथी इसी जगह पर आई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं कहता हूँ, कौन सा साथी? कौन सा साथी तुम्हारी इस कमरे में आ गई है? मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। लेकिन वो कहता है, बाबू मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं अपने साथी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। मैं उसको इस कमरे में घुसते हुए देखा है। वो अपनी बात रख रहा था। मेरी दिल की धड़कन बड़ी थी, मैं भी जोश में था और मैं लग रहा था कि मैं आवाज़ नीची कर लूँगा ना तो कहीं वो मुझे डरा हुआ ना समझ ले। इसलिए मैं जोश में ऐसा आवाज़ से चीख रहा था ताकि उस पर प्रभाव पड़े।
ये साइकोलॉजी का एक विद्या थी आज जो मैं उसको अच्छी तरह से जानता था। दुश्मन के आगे आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो वो आप पर पहला ही बार कर देता है। दुश्मन को पहले हैरान कर दो। इसीलिए मैं तेज़ आवाज़ में बात कर रहा था, रुबीले आवाज़ में, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब वो बोल देता है कि मैं अपने साथी की तलाश में था, मेरी साथी इसी कमरे में, इसी घर में घुसी थी, ये आपका दरवाज़ा ये खुला हुआ था। जब मैं आया तो मेरी साथी इस दरवाजे को खोल कर के अंदर जा घुसी थी। मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ, मैं उसको लेके चला जाऊँगा, लेकिन वो मिल नहीं रही है। मैं कहने लगा कि देखो, बहाना तो बहुत बना लिया आप। मैं कहता हूँ कि बस मेरे घर से फटाफट निकल जाओ, नहीं तो मैं देर नहीं करूँगा। मैं भी जोश में आ चुका था, मैं जान चुका था ये तो अकेला है, ये मुझ पर ज़्यादा आक्रामक हो ही नहीं पाएगा, इसको तो मैं आराम से संभाल लूँगा। मेरा तेवर देख करके वो डर जाता है और कहता है बाबू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी साथी इसी कमरे में, इसी घर में आई है, ना जाने कहाँ छिप गई बाबू, मैं उसको ढूंढ के निकालता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के सारे कमरे की तलाशी लो और यहाँ से निकल लो। अगर तुम्हारी साथी है तो उसका हाथ पकड़ो और उसको लेकर बाहर हो जाओ। मैं इस घर में और किसी को मैं चाहता नहीं हूँ, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय कम है। इसके बाद वो रुकता नहीं है, हर कमरे में तलाश करता है। कुछ अच्छा सा नाम ले रहा था, अपने साथनी को आवाज़ दे रहा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं मिल रहा था। मैं भी अब एक तरह से एक स्थान पर रुका हुआ और उसके सब मैं जो भी कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, मैं उसकी बहुत निगाह रखे हुए था। आखिरकार जब 15 मिनट बीत जाता है, हर कमरे में दोबारा तिबारा जाता है। चलो ना, वो एक तरह से कसम खा रहा था कि देखो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ में कोई गलत बात नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, अब तुम मेरे साथ में चलो। मैं जानता हूँ तुम इसी घर में हो, तुम कहीं पर छिपी हुई हो, मुझे नज़र नहीं आ रही हो। मैं कह रहा हूँ आगे से मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन उसकी बात तो मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन किससे बात कर रहा था उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कोई नया गेम तो नहीं खेल रहा है। 15 मिनट बीत जाता है तो मैं कहता हूँ अब यहाँ से चलते हुए बनो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, अब यहाँ पर कोई है नहीं। तुमने तो एक ही कमरे में 2-2 बार 3-3 बार अब जाके देख चुके हो, अगर कोई होता तो तुम्हें नज़र आता ना। आखिरकार उसको भी लग गया, अब तो निकलना ही पड़ेगा। मैं उसको दरवाजे की तरफ बोलता हूँ निकलो यहाँ से, निकलो, अब निकलो बाहर। वो पीछे हटता जाता है, कुछ बड़बड़ाता जाता है, कुछ आवाज़ अब देता है ताकि उसकी साथनी जो है, साथी है, वो सुन पाए। लेकिन शायद वो अब मेरे घर में थी या नहीं थी, अगर होती तो उसको अब सब कुछ दिखाई देती, नहीं थी तभी तो उसको नज़र नहीं आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरे साथ में झूठ बोल रहा है, कोई प्रपंच कर रहा है, कोई चोर उचक्का ही है जो बहाना करके जब मैं उसको पकड़ लिया तो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं भी उससे उलझना नहीं चाहता था। मैं चाह रहा था कि मेरे डर से ये बाहर निकल जाए और इसके बाद दोबारा ना आए। मैं अपने चाल में कामयाब हो जाता हूँ, दरवाजे से बाहर कर देता हूँ और वो टेम्पररी दरवाज़ा मैं अंदर खींच करके और मजबूती से रस्सी वगैरह बांध देता हूँ ताकि बाहर से वो खुल ना सके। लेकिन वो उसी टेम्पररी दरवाजे के बाहर खड़ा और हमारे घर की तरफ देख रहा था। आसमान में चांद नज़र आ रही थी, चांद के प्रकाश में मैं देख रहा था और चांद के प्रकाश में भी उसकी आंखें लाल लाल कभी नज़र आती थी जैसे फूल नशे में हो। लेकिन एक बात थी, उसकी आंखों से, उसके मुंह से कोई दारू ऐसा नशा का बदबू नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार मैं उसके नज़दीक गया था। अगर नशे में इंसान होता है तो बदबू तो मैं बिल्कुल महसूस कर लेता। मुझे लग रहा था कुछ और नशा कर रखा है, ऐसा कुछ नशा जो मुझे मालूम नहीं है। अब मैं खड़ा हुआ अंदर देख रहा हूँ और वो बाहर से हमारी गेट की तरफ देख रहा है। आखिरकार मुझे डांटना ही पड़ता है, अरे तुम फिर यहाँ पर खड़े हो, चलता बनो, मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। आखिरकार मेरे आगे वो हार जाता है, लेकिन कहता है बाबू मेरी साथी इसी घर में गई है, अगर आपको मिले ना तो उसको जाने मत देना, उसको रोक के रखना। अब फिर मैं आऊँगा, आज नहीं तो कल आऊँगा। अब वो अब कुछ और बात कर रहा था, मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, अपने साथी की तरफ इशारा कर रहा था और उसको शायद बोल रहा था कि तुम इसी घर में रहना,
ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित है, मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा आऊँगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। इस तरह के बहुत सारी बातें अपने साथी को सुना रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था ये बकवास कर रहा है। मेरे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इसकी साथी होती तो क्या अब तक नज़र नहीं आती। चला तो जाता है, मैं उसको जाते हुए देखता हूँ, और जब मेरी आंखों के आगे से अब गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, तब मेरे मन को शांति मिलती है। मैं सच कहूँ ना, मैं उससे बहुत घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था कि ये नशीला खाने वाला आदमी है, नशे में रहने वाला इंसान है। अगर मुझ पर झपट जाता तो शायद मुझ पर भारी भी पड़ता। मैं कभी झगड़ा झंझट से बहुत दूर रहने वाला इंसान था, लेकिन जब अपने पे आती है ना, तो मैं पीछे नहीं हटता। उस दिन मेरा भी जोश ऐसे ही हाई हो चुका था। उसके जाने के बाद मन में तसल्ली होती है कि चलो मैंने उसको भगा दिया। मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, अब वो दोबारा नहीं आएगा, अब वो दोबारा नहीं आएगा। मैं खाना पीना खा के आया था। अब तो मेरा मेन मकसद था कि बरसात ना जाए, बरसात ना जाए। मैं छत पर सोना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर ना तो बिजली और ना पंखा, कोई मतलब नहीं होता था। नीचे सोता तो मच्छर खाते थे, और छत पर ठंडी ठंडी हवा भी चलती थी और मच्छर भी नहीं आते थे। मैं अपना चटाई वटाई तकिया लेकर के छत पर चल देता हूँ, वहाँ बिछाता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि आसमान में चांद है, बादल जमे हुए, कभी कभी चांद बादल में गायब हो जाता है। मुझे इसी बात का शंका थी कि अगर मैं नींद में रहूँगा, बारिश हो गई तो तब तक मेरा बिस्तर गीला हो जाएगा। हे भगवान, आज बारिश ना हो। मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब इस घटना के बाद मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ, और मैं अपना आंखें बंद कर लेता हूँ। कब मुझे नींद आ जाती, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो मुझे नींद का झोंका आने लगता है, फिर अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो ठंडी ठंडी हवा और साथ में बूंद भी पड़ते हुए अब मुझे महसूस होते हैं, और तभी तो मेरी आँख खुल गई थी। मैं देखता हूँ कि अरे ये तो बादल जम गए, काले काले आसमान हो चुका था। अब मैं एकदम अपना बिस्तर समेटने लगा था, और उसी वक्त मुझे लगा कि छत के किनारे पर कोई खड़ी है, कोई औरत खड़ी है। मैं उसको देखता हूँ, और जब मैं उसको देख लेता हूँ तो उस इंसान का कहा हुआ शब्द मुझे ध्यान आने लगता है कि साहब जी, इस कमरे में मेरी साथी गई हुई है, मुझसे नाराज़ है, मेरे से रूठी हुई है, अब मुझसे छिप गई है, मुझसे मिल नहीं रही है। अगर आपको मिल जाए तो उसको जाने मत देना। अगर एक बार इस घर से निकल गई ना, तो भटक जाएगी, फिर मेरे हाथ नहीं आएगी। आपको मैं अब ऐसा बोलता हूँ कि आप मेरी बात को रखना, उसको समझाना बुझाना, इसी घर में रुक के रखना। मैं आऊँगा दोबारा। मुझे लग रहा था कि वो सब झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब उस औरत को देखता हूँ, मैं सामने से तो देख नहीं पाया था, पीछे के हिस्सा में देख रहा था, वो शायद आसमान की तरह वो भी देख रही थी। मुझे लगा कि हाँ, यही तो है उसकी साथी, यही तो औरत है, इसी को तो तलाश कर रहा था। तब जो मेरा डर है ना, वो कम होता है। मैं टॉर्च की रोशनी जला देता हूँ। अभी बूंद बांद एक आध पड़ रही थी, और उसी में मेरी नींद खुल गई थी। अभी कोई मूसलाधार बारिश से स्टार्ट नहीं हुई थी। ये भी हो सकता है कि दो चार बूंद पड़ने के बाद अब बादल फट जाए, कई बार ऐसा हो जाता था। मुझे लगा कि हाँ, अब सही मौका है, और टॉर्च जलाता हूँ और उस औरत की तरफ फोकस कर देता हूँ। जैसे ही टॉर्च की रोशनी अब उसको महसूस होती है, पलट के देखती है। आज जब पलट के देखती है, अब मेरा टॉर्च का फोकस उसके चेहरे पर पड़ता है, मैं देख कर हैरान हो जाता हूँ। मुझे तो लगा कि कोई अब ज़्यादा उम्र की औरत होगी, जिस तरह से पहनावा वो पहन रखी थी, मुझे तो ऐसा ही अनुभव हुआ था। लेकिन जब वो चेहरे को मैं देखता हूँ टॉर्च की रोशनी में, मेरी आंखें एकदम एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो जवान लड़की है भाई, उम्र लगभग मेरे ही एज की, बड़ी बड़ी सी आंखें। और जैसे टॉर्च की रोशनी पड़ती है, वो घबरा जाती है, आगे हाथ कर देती है और चिल्ला के बोलती है, अरे इसको बंद कीजिए ना साहब, बंद कीजिए ना, बंद कीजिए ना। मैं बंद कर देता हूँ, और तब वो मेरे पास में आ जाती है, कहती है साहब इसको मत जलाना, इसको मत जलाना, मैं सब आपको बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। सच कहूँ ना, उस टाइम मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक सुंदर सी लड़की जो मेरी उम्र की थी, पहनावा ऐसा पहन रखी थी जैसे कोई पीछे से देखे
तो 40-45 साल की लगे, लेकिन चेहरा एकदम नौजवान था, चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी सुंदर थी कि मैं तो देखता ही रह गया था। वो मुझसे आग्रह करी थी कि आप टॉर्च मत जलाइए, टॉर्च मत जलाइए, मैं सब आपको बताती हूँ कि मैं किस परेशानी में हूँ। मैंने आपको सब देखा था, और मैं वो सब बातें मुझे बताना शुरू करती है तो मैं हैरान हो जाता हूँ। जब उसकी बातें पूरी खत्म होती है तब उन बातों का मैं मतलब निकालने लगता हूँ। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? लड़की का कहना था कि जो वो साथ में आया था ना, जो मुझे ढूंढ रहा था, मैं उसका कोई साथी वाथी नहीं हूँ। मैं उसके साथ में रहना भी पसंद नहीं करती हूँ। मजबूरी थी कि मैं उसके साथ में रहना शुरू किया। मुझ पर दबाव बना के रखता है, मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो तंत्र मंत्र का जानकार है, काला जादू करता है, और मुझे तो अपने बस में कर रखा है। मैं उससे तो परेशान हो चुकी हूँ, और तभी तो मैं उसका पिंड छुड़ा करके भागी हूँ। आप मेहरबानी करके उसको कभी मत बताना, कभी मत बताना कि मैं इस घर में रहती हूँ। मैं अभी तक उस लड़की को मैं जो देखा था, समझा था, मुझे लग रहा था कि अगर इसको ठीक ठाक कपड़ा पहना दिया जाए ना तो बड़े घर की बेटी लगेगी। इतनी खूबसूरत थी वो, शरीर भी ऐसा ही था, लेकिन जो पहनावा पहनी हुई थी बहुत ही पुराना स्टाइल था। अब मैं उसको कहता हूँ कि आपकी बात तो मैं सब समझ गया, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी थी कि आपको इस इंसान के साथ में रहना पड़ा था? तब वो कहती है, तंत्र मंत्र का वो जानकार है, मैं आपको बताई नहीं, वो काला जादू जानता है। वो काला जादू से मुझे अपने बस में कर रखा था, और मैं उसके साथ फंसी हुई थी। आज जब मुझे मौका मिला तब मैं उसका हाथ छुड़ा के भाग लिया। अब वो मुझको ढूंढता हुआ इस घर में आ गया था। उसने मुझे इस घर में आते नहीं देखा था, वो सूंघते सूंघते आ गया था, और तब तक मैं अपने आप को सुरक्षित कर दिया था। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं बच नहीं पाती। आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने उस टाइम मेरी मदद की। मैं उस लड़की के वचन को सुन रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के टाइम में भी कोई काला जादू जानता है, कोई तंत्र मंत्र का इतना बड़ा जानकार हो सकता है जो किसी इंसान को अपने बस में कर सके। मैं आज तक नहीं जानता था। भूत प्रेत को मैं जरूर महत्व देता था, भूत प्रेत में ताकत होती है मैं इतना जरूर जानता, लेकिन इंसान को अपने बस में कर सके मैं पहली बार सुना था, हैरान था। तब मैं कहता हूँ कि आपका परिवार तो होगा। तब कहती है हाँ परिवार, सोचते हुए कहती है हाँ परिवार है, लेकिन बहुत दूर है, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हूँ। उसने मुझ पर बहुत तरह के पाबंदियाँ लगा रखी है। अगर मैं उधर जाऊँगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा और फिर मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन इसी घर में रहूँ, लेकिन वो बाबू जब भी आए ना आप उसको मना कर देना, आप उसको मना कर देना कि इस घर में कोई औरत या लड़की रहती नहीं है। वो ज़रूर कई बार चक्कर लगाएगा, वो सूंघते सूंघते आएगा, अब मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। बाबू अगर आपको वो मिले ना तो बिल्कुल मना कर देना, आप बता देना कि इस घर में कोई नहीं था। मैं अब सोच रहा था कि देखो ना जवान लड़की है और देखो कितनी खूबसूरत है, मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। तो इस घर में कैसी रहेगी भाई? ना तो इस घर में दरवाज़ा है सही ढंग का, ना खिड़की है। अभी तो हमारा घर आधा अधूरा बना हुआ है। अगर कोई हमारे गांव का चाहे आसपास का कोई मेरे जानने वाले इस लड़की के साथ में मुझे देख लेगा तब तो अनर्थ हो जाएगा ना, मेरे माता पिता को खबर पहुंच जाएगी। तब मैं क्या करूंगा? किसको किसको मैं जवाब दूंगा? कैसे मैं समझाऊंगा उस लड़की की बात? वो लड़की तो बेचारी सताई हुई थी, मैं उसका मदद करना चाहता था, लेकिन लगता था कि मैं मदद कर नहीं पाऊंगा। आखिरकार मैं अपने दिल की बात उसको कहता हूँ कि देखो मैं जानता हूँ आप परेशान हो, लेकिन मैं आज तक ऐसा कोई विद्या समझ नहीं पाया था। काला जादू में क्या इतना पावर होता है कि इंसान उसमें फंस के रह जाता है। तब वो लड़की कहती, बाबू आप काला जादू के बारे में क्या क्या जानते हो? आप कुछ भी, आपको जानकारी नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति इसमें होती है। इसमें इंसान को न जाने कैसे कैसे क्या क्या लोग बना देते हैं। मैं तो बस अपना पिंड छुड़ा के भाग रही हूँ। मैं तो काफ़ी दिनों से उसके साथ में फंसी हुई थी। मैं तो चाह रही थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इसका साथ छोड़ के भागूं। मैं कहता हूँ
आखिर अपने परिवार से आपने अलग कैसे हुआ। वो सोचने लगी और कहने लगी, बाबू मुझे ध्यान नहीं है, मैं कैसे अपने आप को मैं रोड पर पाती हूँ और इसके बाद मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं किधर जाऊँ। और तभी जैसे वो मेरा इंसान घात लगा के बैठा था, वो मुझे दबोच लेता है, मुझे बोलने तक का मौका नहीं देता है। और इसके बाद वो मुझे अपने अब डेरे में लेके आता है। और इसके बाद मेरे साथ सब कुछ शुरू हो जाता है, जो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। मुझे खुद शर्म आ रहा है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करता था, एक तरह से कहूँ कि मुझे बहुत ही टॉर्चर करता था, जैसे कोई अपने पत्नी के साथ करता हो, इस तरह से वो मेरे साथ में बर्ताव करता था। वो तो मुझे अपना ब्याहता पत्नी समझने लगा था। वो कहता था कि तुम ही मेरी पत्नी अब बन चुकी हो, अब मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मुझे अपने परिवार में जाना है। और तब कहता था, तुम वहाँ तक अब जा नहीं पाओगे, तुम्हारा शरीर ही नहीं है, तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है। और तुम्हारा जब तक शरीर नहीं आएगा तब तक तुम अपने परिवार के पास कैसे जा सकती हो। मैं हैरान थी, मैं तो अपने शरीर को देख रही थी, लेकिन उसका कहना था कि तुम्हारे पास अपना कोई शरीर नहीं है, तुम एक तरह से आत्मा हो। मैं बहुत डर गई थी। आत्मा तब बनते हैं जब किसी की मौत हो जाती है, तो क्या मेरी मौत हो चुकी थी। मैं उससे सवाल पूछती हूँ तो मुझे डांटता है और कहता है, एक बात में समझ में नहीं आई, तू वास्तव में एक आत्मा बन चुकी है, तेरा कोई अपना शरीर नहीं है, तू अपने घर तक जा नहीं पाएगी। अगर तू मेरे साथ में रहेगी तो मैं तुझे सब कुछ सुख दूंगा और तुम्हें बुरे लोगों से बचा के रखूंगा। मेरी पत्नी बन के रह, इसी में तेरी भलाई है। और इसके बाद वो मेरे साथ बोलते बोलते रो पड़ी थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर के मैं बेचैन हो गया था। मुझे लगने लगा कि लड़की झूठ बोल रही है या फिर वो इंसान झूठ बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कैसा हो सकता है। अगर ये लड़की कोई आत्मा है तो आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देती है, उनका अपना कोई अस्थाई शरीर होता ही नहीं है, तो फिर ये मुझे क्यों दिखाई दे रही है। और तब मैं उसे सवाल पूछता हूँ और तब कहती है, बाबू ये जो शरीर है ना उसी का बनाया हुआ है। मैं बताई ना कि वो एक तरह से तंत्र मंत्र का, काला जादू का बहुत बड़ा जानकार है। ये जो शरीर है ना ये उसी का दिया हुआ है। ये शरीर सिर्फ रात में अब कुछ लोगों को नज़र आता है, कुछ लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन उसको तो हमेशा नज़र आता है। ये शरीर उसी का दिया हुआ है। इस शरीर में मैं फंसी हुई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इस शरीर से मैं बाहर निकल करके अब फिर अपने परिवार की तरफ जाऊँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। बाबू मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं उसकी बात सुन करके मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, ये कैसे हो सकता है भाई। ये किस्से कहानियाँ तो ठीक है, लेकिन यही हकीकत में नहीं हो सकता है। मैं खुद उससे ज़्यादा परेशान हो गया था उसकी बातें सुन करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव जीवन में ऐसा किसी के साथ में हो सकता है। कोई आत्मा, अब उसको कोई नया शरीर मिल सकता है। मैं ये सवाल उससे कई बार पूछा था और तब कहती है, बाबू अब आपके सामने खड़ी हो ना, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा है ही नहीं, वो ही तांत्रिक का दिया हुआ है ये सब कुछ। इस शरीर में अपने आप को फंसी हुई पाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ना तो इसकी बात पर और ना उस तांत्रिक की बात में। जो लड़की कह रही थी कि वो काला जादू का जानकार है, मैं दोनों की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा कि दोनों मिलकर मेरे साथ में कोई गेम प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने के चक्कर में है। मैं इनकी बातों में फंसूंगा नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बेवकूफ़ तो बनूंगा नहीं। और तब मैं कहता हूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तुम मुझे नज़र आ रही हो। और तब कहती है, बाबू ये शरीर जो मुझे मिला हुआ है इसी का वजह है। और ये शरीर भी हर किसी को दिखाई नहीं देता है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं, जो अच्छे कर्म के किए हुए होते हैं, और तभी उनको ये हमारा शरीर दिखता है, नहीं तो दिख ही नहीं पाएगा। मैं किसी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं कहने लगा, देखो अब रात ज़्यादा हो गई है, मैं कहता हूँ तुम नीचे जाकर किसी कमरे में जा कर के आराम कर लो, सुबह हम इस बात का फैसला करेंगे कि करना क्या है। अब जाओ भी, मुझे भी सोचने का मौका दो। और तब कहती है, बाबू मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए मेरे टाइम पास हो जाएगा। मैं कहता हूँ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे अब सोने दो। मैं देख रहा हूँ आसमान में जो बूंदें पड़ रही थी फिर शांत हो गई थी।
अब हम नीचे जाने का मतलब कि मच्छर का सामना करना अब मैं चाहता नहीं था। मैं फिर अपने बिस्तर को सलवटे ठीक कर देता हूँ और मैं लेट जाता हूँ। कुछ ही दूरी पर वो मेरे नज़दीक आके बैठ जाती है। चांद का रोशनी कभी आ जाता है, कभी बादलों में ढक जाता है। अब मैं जब उसको उसको तरफ देखता हूँ तो मुस्कुरा देती है। सच कहूँ ना, उसका मुस्कुराना मुझे बड़ा अजीब लगता था। शरीर में एक गनगनाहट सी होने लगती थी। मैं भी नौजवान हो चुका था। अब कोई खूबसूरत लड़की पास में हो जिसका चेहरा मोहरा इतना खूबसूरत हो, नौजवान अपने आप पर कब तक कंट्रोल करके रखेगा। अब मैं भी कहूँ ना, मैं अपने आप को बहुत रोकना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। कब वो मेरे बिस्तर पर आती है और कब हम दोनों एक होते हैं, पता ही नहीं चलता है। मैं थक जाता हूँ और बारिश भी एक तरह से उस रात को आती नहीं है। और कब मुझे नींद आ जाती है, जब नींद खुलती है ना तो सुबह हो चुका है। जब हमारे घर के बगल का रोड चालू हो जाता है, ट्रैक्टर गुजरने लगता है, धड़ 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 आवाज़ आने लगती है और तब मेरी आँख खुलती है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो आसमान में बादल एक जैसे रात में जमे हुए थे और अभी भी जमे हुए थे। मतलब बादल छटे नहीं थे, कभी भी बरसात हो सकती थी। अब रात में नहीं हुई, अगले पल उस लड़की का ख्याल आता है, अरे ये तो मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद नीचे गई होगी, शायद नीचे गई होगी। मैं जल्दी से बिस्तर समेटता हूँ और फिर मैं नीचे पहुँचता हूँ। पहले बिस्तर को सही स्थान पर रखता हूँ और फिर उस लड़की का नाम जान लिया था। अब मैं उसको आवाज़ देने लगता हूँ, तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। लेकिन जब उसकी आवाज़ नहीं आती है तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। बात क्या है भाई, कहाँ चली गई। अगर उसको जाना था तो मुझसे रात भर बोलती रही कि नहीं, आप उसको बताना मत कि मैं इस घर में रहती हूँ, और उसके मुझे मत सौंपना। अगर वो आप भी गया तो आप मना कर देना कि लड़की मेरे घर में नहीं है, वो आपकी बात से डर जाएगा। लेकिन मुझे उसके साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं है। मुझे रात भर अपनी बात रखती रही, लेकिन जब सुबह उठ के देखता हूँ तो है ही नहीं। मैं भाग के टेम्परेरी दरवाजे पर जाता हूँ तो दरवाज़ा जैसे मैंने बंद किया था, मैं रस्सी से बांध करके मजबूती से, वैसे था। मतलब इस दरवाजे से बाहर नहीं गई है। मैं चारों ओर देख लेता हूँ, हर एक कमरे में तलाश कर लेता हूँ और उसका नाम लेकर पुकारता हूँ, लेकिन कोई भी आवाज़ मुझे मिलती नहीं है। मुझे लगा कि शायद निकल गई है, अगर होती तो मुझे ज़रूर नज़र आती। ये आत्मा नहीं है। मुझे लगा कि दोनों मिलकर के शायद कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे होंगे। मुझे बार बार इसी चीज़ का ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में ऐसी कोई कीमती चीज़ है नहीं। कुछ लोहे के सरिया पड़ा हुआ है और कुछ सीमेंट है, कुछ बालू है। अब घर बनाने का सामान ही था उसमें, और कुछ था ही नहीं। ऐसा कोई कीमती चीज़ नहीं था कि चोरी होने का खतरा है। सुबह भी हो चुकी थी जब वो लड़की नहीं मिलती है। अब छोड़ो, जाओ भाड़ में, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। अब फिर वो टेम्परेरी दरवाज़ा खोलता हूँ और फिर मैं बाहर निकल आता हूँ। जैसे ही आता हूँ बाहर, वही इंसान जो रात में मेरे घर में घुसा हुआ था, अब मेरे दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ा मेरे दरवाजे की तरफ घूर रहा था। जैसे उसको देखता हूँ, मुझे तो लग जाता है कि दोनों ये लोग मिलकर के हमारे घर में कोई कांड करने के चक्कर में तो नहीं लगे। मैं खुद, मेरे को पछतावा होता है कि मैं उस लड़की के साथ में रात में मैं एक ही बिस्तर पर सोया। ये ठीक नहीं किया। ये लोग शायद गलत इंसान हैं, कुछ मेरे साथ में गलत तो नहीं करने वाले हैं, कुछ घर में कुछ ऐसा कांड तो नहीं करने वाले हैं जो मुझे चल कर के बाद में आप सही ना लगे। मैं यही सब नज़रिए से सोचने लगता हूँ। और तब तक जैसे ही मुझे देखता है और फिर आगे की तरफ मुड़ जाता है, तेज कदमों से चलने लगता है। और तब मैं दौड़ता हूँ, कहता हूँ, रुको रुको, तुम भागना मत। मैं ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ और तब वो रुक जाता है। मैं उसके पास पहुँचता हूँ और कहता हूँ, तुम अपने बारे में सच सच बताओ, तुम कौन हो। वो जैसे डर जाता है, कुछ बोलना शुरू करता है, लेकिन शायद उसका ज़बान अब काम नहीं दे रही थी या जानबूझ करके बताना नहीं चाहता था। और तब मुझे गुस्सा आता है। अब मैं कहता हूँ, देखो, अगर तुमने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया तो मैं पक्का तुम्हें थाने तक घसीट के ले जाऊँगा। आप इसके बाद जब वहाँ पर लठ बजेगी ना, तब तुम सच बताना शुरू कर दोगे। सच्चाई क्या है मुझे जानना है, और सच्चाई तुम बताओगे। तुम मेरे घर में किसको तलाश कर रहे थे? कौन थी वो लड़की जिसका तुम अपना साथी बता रहे थे,
और अपना पत्नी बता रहे थे। कौन है वो लड़की? उसको लगने लगा कि अब बताना ही पड़ेगा। मैं गुस्से में था और तब कहने लगा, बाबू जो मैंने रात को बताया था वही बात है। मुझे उस लड़की का थोड़ा फिक्र हो जाती है। वो मुझसे हाथ जोड़ करके विनती किया था कि आप कभी मत बताना कि मैं इस घर में थी, नहीं तो इस घर को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जब भी उसके पास लगेगा कि मैं इस घर में हूँ, वो सूंघ लेता है, आ जाएगा, फिर मुझे पकड़ के ले जाएगा। लेकिन अगले पल मेरे दिमाग में ये सब बातें निकल जाती है। मुझे लगता है कि दोनों लोग मिलकर के मेरे साथ में कोई गेम प्लान कर रहे हैं। वो लड़की कोई आत्मा नहीं है। मुझे पहले ही लग चुका था आत्मा कोई शरीर नहीं होता है, जो मुझे समझ में आता था उस टाइम में। आज दूसरी शरीर उसको कैसे मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दोनों लोग मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ तुम सच बताओ। सच जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तब वो सच कहता है जो रात में बताया था बाबू, सब कुछ वही बात है। वो मेरी साथनी है, मेरी साथी है। मेरी वो पत्नी है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ हो गई है। अब मेरा हाथ छोड़ करके भाग आई है। हम लोग कहीं पर जा रहे थे। अब मैं जान गया था कि इसी घर में घुसी है। अब मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उसी घर में है, आपने तो देखा होगा उसको। और तब मैं उसको डांटता हूँ, नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं देखा, ना तो उस घर में थी। लेकिन तुम सच्चाई जरूर बताओगे। जब वो एक आत्मा है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं उससे लड़ पड़ता हूँ, कहता हूँ कि जब तक तुम अपनी सच्चाई नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी झूठ को पकड़ लिया हूँ। तुम रात में भी झूठ बोल रहे थे और इस टाइम भी झूठ बोल रहे हो। सच क्या है? मुझे सच जानना है। वो रात वाली फिर बातें रिपीट करना शुरू कर देता है। मुझे गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही मैं उस पर गुस्सा निकालना चाहता था, तब वो डर जाता है। कहता है, बाबू मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? मेरी बात को मानोगे ना? मुझे अब यही तो चाहिए था। मैं उसे सच जानना चाहता था। अब मैं अपना गुस्सा कम करता हूँ और कहता हूँ जब तुम सच बताओगे ना, तो हो सकता है तुम्हारी मैं मदद करूँ। और तब वो सच बताता है ना, तो मैं हिल जाता हूँ। वो ही बात कहता है जो लड़की ने बताया था। और वो कहता है, बाबू वो जो लड़की आपके घर में घुसी हुई ना, वो इंसान नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। इंसान तो मैंने उसको बनाया है, अपनी जादू के तंत्र के विद्या से उसको बनाया है। मैं अकेले रहा करता था। वो आत्मा मुझे बड़ी लगी तो मुझे लगा कि इधर उधर भटक रही है, किसी शैतान के पल्ले ना पड़ जाए। मैं चाहता था कि वो मेरे पास में रहे, मेरी पत्नी बनकर रहे। मैं उसको एक शरीर ला कर दिया था। मुझे लगा कि अब मेरा जो पारिवारिक कंडीशन है बिल्कुल सही रहेगी। अब तो मुझे पत्नी का सुख भी मिलेगा। और ऐसी मेरी गाड़ी सही चल भी रही थी। अब थोड़ा अनबन हो गया था, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मैं उस पर नाराज़ हो गया था। और तभी से वो भागने की फिराक में थी। और जब हम अपने एरिया से निकल के कहीं और जा रहे थे रात का समय में, और वो मौका देखकर मैं उसका हाथ पकड़ के चलता था और वो मेरा हाथ छुड़ा करके भाग लेती है। अब वो एक तरह से आत्मा है, मैं उसका इतना आसानी से पीछा नहीं कर सकता हूँ। जब मैं पूरा बात जान लेता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि तुम क्या कोई तांत्रिक हो, काले जादू जानते हो? तब कहता है, बाबू मैं तंत्र मंत्र का जानकार हूँ, लेकिन काला जादू नहीं। ये तो बड़े बड़े लोग किया करते हैं, यहाँ तक तो मैं पहुँच भी नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैं देख रहा था, वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ सच जान गया था। तब कहता है, बाबू क्या वो आपके रात भर घर में रही है? आपने उसको देखा है? तब मैं कहा कि नहीं, मैंने उसको देखा था दरवाजे पर, जब वो मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। तब मुझे लगा कि नहीं, उसको कमरे में लेना नहीं चाहिए। मैं उसको भगा दिया, वो चली गई है, अब हमारे घर में नहीं आएगी। जाओ तुम उसको जहाँ ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन मेरे घर में घुसने का हिम्मत भी मत करना। मैं एक तरह से लड़की को बचा लिया था। अब मुझे नहीं मालूम कि लड़की कहाँ है, हमारे पास तो थी नहीं। मैं तो पूरे घर का तलाशी ले लिया था। अगर मेरे घर में भी होगी तो मैं एक तरह से उसको कभी देख ही नहीं पाऊंगा, या देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, मेरे मन में शंका था। अगर होती तो मुझे जरूर नजर आती थी, लेकिन अभी तक थी नहीं। वो मेरे बात से संतुष्टि नहीं होता है। तब कहता है, बाबू मैंने उसमें कुछ ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है और वो शक्ति उसके शरीर में है। और कभी कभी उस शक्ति का पावर इतना बढ़ जाता है, अगर बाबू आपके घर में
मैं जानता हूँ है, उसकी खुशबू मुझे मिल रही है। देखो बाबू, मैं सचेत कर रहा हूँ, आप उसे थोड़ा बच के रहना। मैं जानता हूँ आपके घर में कहीं पर छिपी हुई है। वो आपको दिन में नज़र नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी ना, फिर आपके सामने आ जाएगी। मैं कहता हूँ बाबू, उससे बच के रहना। उसमें इतना पावर है कि आपको बहुत कुछ कर सकती है। सावधान रहना बाबू। अब मैं तो कहता हूँ कि आप उसको बिल्कुल अलग ही रखना। मैं कहता हूँ बाबू, अगर आपको नज़र आ जाए ना, तो बस बहला फुसला के रखना। अब मैं आ जाऊँगा, मुझे पता लग जाएगा। ना जाने क्या क्या बोल रहा था, मुझे तो लग रहा था कि अभी नशे में हो, अभी भी पूरी तरह से जैसे नशा उसका उतरा ना हो। अभी भी उसकी आंखें लाल नज़र आ रही थी, जैसे बहुत सारा नशा कर रखा हूँ। मुझे उस इंसान से कुछ बदबू भी आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कई दिनों तक नहाया तक नहीं है, शरीर में ऐसा है मैला मैला कपड़ा पहन रखा है, उसी का शायद बदबू आ रहा था। मैं ज़्यादा देर उसके पास खड़ा नहीं हो पाया था। और तब मैं कहता हूँ कि देखो, आज के बाद मेरे घर के अंदर प्रवेश मत करना। आज तो मैं छोड़ भी दिया, लेकिन मैं दोबारा तुम मिल गए ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तुम भाग जाओ, यहाँ पर दिखाई भी मत देना। और इसके बाद वो डर गया था, और फिर मेरे से तेज तेज चलता हुआ और आगे निकल चुका था। मैं सारी कहानी का कड़ी से कड़ी मिलाने लगा था। आज जब मैं कड़ी मिला लेता हूँ, तब मेरी आंखें खुल जाती हैं। सही तो कह रहा था, सही तो कह रहा था, ये भी तो लड़की वही कर रही थी। दोनों की कहानी मैच हो जाती है। क्या वास्तव में जो लड़की मेरे साथ में रात में गुजारी थी, जिसके साथ में मैं सोया हुआ था, वास्तव में वो एक प्रेतात्मा है? मैं एक प्रेतात्मा के साथ में रात गुताया। मुझे बड़ा अजीब सी घबराहट होने लगी थी, कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। मैं डर चुका था। इसके बाद मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। ये बातें परिवार में बताने की लायक नहीं थी, ना मैं बताता हूँ। पूरा दिन अपने घर का जो काम है उसमें व्यस्त हो जाता हूँ, लेकिन रह रह करके उस लड़की की आंखें, चेहरा मुझे जैसे सामने खड़ा नजर आता था, और तब मैं चौंक जाता था। लेकिन वो मेरे मन का भ्रम था, ऐसा नहीं था कि वो मेरे सामने में खड़ी थी। मेरा मन का भ्रम से वो मुझे सामने में खड़ी दिखाई देती थी। अब मैं उस टाइम घबरा जाता था, पसीने पसीने हो जाता। मेरी माँ ने टोका था मेरा नाम लेकर के कि जितेश बेटा, तेरी तबीयत सही है? जब से तू उस घर से आया है, तू अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, और कभी कभी खड़े खड़े तू डर जाता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है। बात क्या है? अब मैं कहता हूँ, माँ, कल बारिश होने का आसार थी ना, अब उसी चक्कर में मैं सो नहीं पाया। जब भी सोता था तो दो चार बूंदें टपक जाती थी। अब मैं नीचे जाऊँ तो मच्छर खाते। अब मैं सही ढंग से सो ही नहीं पाया। ये नींद का असर है माँ, और कुछ नहीं। माँ को संतुष्टि मिल गई थी, यही तो मुझे चाहिए था। मैं दिन भर वही बातें सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मेरे सामने में वही लड़की खड़ी हो, वैसे ही मुझे दिखाई देता है। लेकिन अगले पल जब मैं अपने आंखें इधर उधर करता हूँ, तब वो गायब नजर आती है। ये जो डर था ना, मेरे शरीर में अच्छी तरह से भर चुका था। मैं माँ से झूठ बोलता हूँ। माँ मुझसे कई बार पूछती है कि बेटा, लगता है तेरी तबीयत सही नहीं है। और तब मैं कहता हूँ, ना, मैं सही हूँ माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शाम होते आ रही थी, मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। क्या मैं आज उस घर पर नहीं जाऊं? माँ को मैं क्या बताऊंगा? अगर माँ कहेगी कि आज तू क्यों नहीं जा रहा है, तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मेरे पास कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। अब मैं परेशानी में घिरा हुआ था। और तब मुझे ध्यान आता है कि अरे, हम चाचा के पास क्यों न चले। हमारे एक रिश्तेदार थे, जिनको मैं रिश्ते में चाचा भी लगते थे, और वो झाड़ फूँक के काम करते थे, भूत प्रेत भगाने का काम करते थे। और वो अपना एक तरह से जलवा बनाए हुए थे। वो कहते थे कि कोई भी भूत हो, मैं तुरंत भगा दूंगा, मेरे पास में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। अब कहाँ तक सच था, कहाँ तक झूठ था, मैं तो जानता नहीं था, लेकिन उनकी बातों पर मैं जरूर विश्वास करता था, यकीन करता था। कभी कभी इतनी रहस्यमयी बातें करते थे कि मैं डर ही जाता था। लेकिन इतना तो मैं जानता था कि मैं उनके पास चलूं तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। आखिरकार शाम को 4 बजे मैं उनके घर पर पहुंचता हूं। वो कहीं बाहर गए हुए थे। मैं इंतज़ार करता हूं, लेकिन जब वो नहीं आते हैं तो मैं
चाची से पूछता हूँ कि चाची चाचा कहाँ हैं। तब कहते हैं बेटा वो तो खेत में गए हुए हैं। मैं खेत में पहुँचता हूँ तो मुझे खेत में दिखाई देते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो बड़ा खुश नज़र आते हैं। मेरा नाम ले कहते, जितेश यहाँ पर कैसे आया, बात क्या है बेटा, तेरा आज चेहरा घबराया हुआ लग रहा है, डरा हुआ लग रहा है, क्या तेरे को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया क्या। मजाक में मेरे साथ में ऐसा ही करते थे। कभी तो कभी कहते थे कि तेरे पीछे में कोई भूतनी खड़ी है। सच पूछ मैं इतना डर जाता था। मुझे कहने लगे चाचा देखो मेरे साथ मजाक मत करना, मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप वो काम कर पाओगे। चाचा काम करते करते रुक जाते हैं और कहते हैं बैठ, पहले तू अपना मन को शांत कर ले, बात क्या है। तब मैं पूरी बात बताना शुरू करता हूँ। जैसे ही मेरी पूरी बात खत्म होती है तब मैं देखता हूँ चाचा की आंखें चमकने लगती है। कहते हैं बेटा अगर तू बात ये सही कह रहा है ना तो समझ ले मेरी लॉटरी लग गई है। ऐसे ही एक आत्मा का मैं तलाश कर रहा था। अगर ऐसी आत्मा तेरे घर में है तो समझ ले मेरा तो भाग खुल गया है। मैं तो उससे ना जाने क्या क्या करवा लूँगा। उसके अंदर में इतनी शक्ति जरूर होगी। बेटा ये काम मैं तेरा करूँगा, मैं तेरे साथ में चलूँगा और उस आत्मा को मैं अपने घर तक लेके आऊँगा। मैं कहने लगा चाचा तुम उस आत्मा के चक्कर में ना भी पड़ो तो बेहतर है। उस तांत्रिक के सारी बातें मैं बता देता हूँ और कहता हूँ कि देखो उसका कहना था कि बहुत ही खतरनाक है, उसके अंदर में ऐसी कोई ताकत भर रखा है और जो वो अपना असली रूप लेता है तो समझ लो किसी का बस की बात नहीं है। लेकिन चाचा तो अपने जोश में थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं जितेश तू मेरी बात को समझ में नहीं आया, मैं भी तंत्र मंत्र का जानकार हूँ, मैं उस पर काबू कर लूँगा, मैं उसको लेके आऊँगा भले काम के लिए। तू मुझे लेके चलो उस घर पर, कब चलना है अब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँगा। अब मैं कहता हूँ चाचा वहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं तो चाहता हूँ कि तुम उसको मेरे घर से बाहर कर दो, वो कभी मेरे घर में आ ना सके, ऐसा काम कर दो। तब हंस के कहते हैं वही तो मैं करने का सोच रहा हूँ बेटा, उसको तुम्हारे घर से निकाल करके मैं अपने घर में ले आऊँगा और फिर मैं लोगों का भले वाला काम क्या करूँगा, मेरी नाम चर्चा दूर दूर तक पहुँचेगी। मैं तो ऐसे ही एक आत्मा की तलाश में था, शायद वो तलाश तेरे घर पर जाके पूरी होगी। मैं तो बता के सारी बात खुद ही फंस चुका था। चाचा अपने चक्कर में लगे हुए थे। अब मुझे लग रहा था कि मैंने तो बहुत भारी गलती कर दी। मैं चाचा को समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन चाचा कहाँ मेरी बात को समझने वाले थे। वो मुझे धमका रहे थे कि बेटा अगर वो आत्मा उस घर में रहेगी तो तेरा नुकसान पहुँचाएगी, तुझे ना जाने क्या क्या कर लेगी। अब मैं चाहता हूँ कि तुझे नुकसान ना पहुँचाए। वो मुझे डराने के काम करते हैं, मैं डर भी जाता हूँ और तब मैं अभी उनके आगे अपने को हार मान लेता हूँ। कहता हूँ चाचा देख लेना, समझ लेना, कोई नुकसान ना हो पाए, ये बात मेरे परिवार तक ना जा पाए। तब चाचा कहते हैं कि मैं इस बात का तुझे गारंटी देता हूँ, मैं उस आत्मा को अपने घर तक लेके आऊँगा। कैसी आत्मा है तो मैं तो मिलने के लिए तड़पड़ा रहा हूँ, जैसे वो अपने आप को बोल रहे थे। मैं तो कहूँ ना उस वक्त में बहुत डरा हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि चाचा को बता के मैंने बहुत भारी गलती कर दी, अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया कहीं आत्मा वो भड़क ना जाए, जैसा उस तांत्रिक बाबा ने कहा था। और मैं डरा हुआ था। आखिरकार मैं कहता हूँ कि देखो मैं 10 बजे के आसपास अपने घर में वो नए वाले घर में पहुँच जाऊँगा, आप सीधा मुझको वहीं मिलना, दरवाजे पर आकर के मुझे आवाज़ देना और तब मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। टेम्परेरी दरवाज़ा है, आपने भी देखा हुआ है, आप भी तो कई बार मेरे घर पर आए हो। और तब कहते हैं चिंता मत कर, मैं अपने टाइम पर अब पूरी तैयारी से आ जाऊँगा। अगर वो लड़की तुझे मिल जाए तू डरना मत उससे, जैसे तू पिछली रात को मिला था वैसे ही व्यवहार रखना, बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखना, उसको ये मत जताना कि मैं आज ये काम करने वाला हूँ। आप एकदम शांति से रहना, अब बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अब मैं क्या करता, अब शांत तो मैं रहने वाला था नहीं, डरा हुआ था। अपने घर लौटता हूँ, मन लगता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब रात बढ़ने लगती है मेरा मन का डर बाहर निकलने लगता है। पसीने पसीने से मैं कई बार नहा जाता हूँ और आखिरकार जब रात का 9 साढ़े 9 का वक्त होता है तब माँ कहती बेटा नए मकान पर जाना है ना, अगर तबीयत सही नहीं है तो मत जा।
मुझे तो यही चाहिए था, लेकिन मैं आज तक नागा नहीं किया था। अब मैं ऐसा भी अपने आप को स्वस्थ नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ बीमार भी नहीं था। अब मैं ऐसे ही अनमने भाव से कहा कि नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो आराम से हूँ। अब जाकर यहाँ भी सोना है, वहाँ भी सोना है, तो वहीं जाकर सो लूँगा, कोई देख रेख करने वाला तो चाहिए ना। तब माँ कहती कि बेटा फिर तो निकल ले तू अब देख, थोड़ा वक्त से पहले घर पर आ जाया कर। अब धूप निकल जाती है तो सोता रहता है, ये ठीक नहीं होता है। सुबह सुबह आकर के जल्दी नहा लो और नाश्ता पानी कर लो। मैं कहता हूँ माँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, तू चिंता मत कर। इसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर टॉर्च वगैरह जो भी मैं लेके चलता था, माचिस, सब आ जाता हूँ। उस कमरे का मैं अपना मेन गेट का दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे मैं बांध के गया था वैसे ही था। खोल लेता हूँ, लालटेन जला लेता हूँ। अब मैं सारे कमरे में उसको तलाशता फिरता हूँ। उसको नाम लेकर के भी मैं पुकारता हूँ, लेकिन उसका अता पता नहीं था। मेरे मन को बड़ा शांति मिली। शायद वो मेरा घर छोड़ के चली गई है क्या, मुझे ऐसा ही लगा था। आज मौसम कुछ साफ था, बारिश होने का ना मात्र का अनुमान था। मुझे लगा कि अब चलो छत पे ही चला जाए। जब चाचा आएंगे तो उनको पता ही है कि दरवाज़ा कैसे खोलना है, मैं ऊपर से ही उनको बता दूंगा। मैं छत पर आकर के अपना बिस्तर लगा लेता हूँ। अब मेरा दिल तभी भी तेजी से धड़क रहा था, कहीं वो आ जाए और चाचा ना आए तब क्या होगा। मैं कल्पना कर रहा था कि जैसे वो मेरे सामने में खड़ी है। अब मैं डर जाता हूँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद चाचा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो मेरा नाम लेकर पुकारते हैं तो मैं छत के किनारे पर जाता हूँ और कहता हूँ चाचा आपको पता ही कैसे रस्सी बंधी हुई, खोल लो, आराम से आ जाओगे, और नहीं तो कहो तो मैं आता हूँ। और तब कहते नहीं तू ऊपर ही रह, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। कुछ ही देर के बाद सीढ़ी पर चढ़ते हुए आ जाते हैं। अब मेरे बिस्तर पर बैठ जाते हैं। मैं देखता हूँ एक काले रंग का थैली लेके आए थे, शायद उनका तंत्र मंत्र का पूरा पोटली था। और तब कहते हैं धीरे से, वो तुझे दिखाई दी? मैं नाम में सर हिला दिया। और तब कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ लूँगा, मुझे पता है कि यहीं पर होगी वो, लेकिन जब तक मैं तंत्र मंत्र नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं लगेगा। अब मैं तंत्र मंत्र का काम शुरू करने जा रहा हूँ और तुझसे एक रिक्वेस्ट है कि तू जहाँ अपने बिस्तर पर है यहीं पर रहना। मैं इस बिस्तर को पूरी तरह से बांध देता हूँ ताकि वो आत्मा तुझ पर हमला ना कर सके, ना तेरे पास में मदद के लिए आ सके। मैं इसके बाद सारा काम करूँगा। उनकी बात सुनकर के मैं डर गया था। क्या मतलब मुझे बांध दोगे रस्सी उसी से? तब कहते अरे नहीं नहीं नहीं, तंत्र की शक्ति से बांधूंगा तुझे, मैं सुरक्षित कर दूंगा और तब मैं अपना तंत्र मंत्र वाला काम कर दूंगा। वो जैसे अपना काम शुरू करते हैं फिर मेरे बिस्तर को चारों तरफ से ना जाने क्या चीज़ था उससे जैसे लकीर खींच देते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हुए। फिर कहते हैं देख इस जगह से तू जब तक ना निकले, जब तक मैं ना बोलूँ, अपनी मर्जी से मत निकलना। अब मैं जा रहा हूँ नीचे अपना काम करने के लिए। कोई भी शोर सुनाई पड़े, वो लड़की तुझे नाम लेके पुकारे कि आके मेरी मदद कर जा, तू बिल्कुल भी मत आना। आज जब तक मैं ना बनूं तब तक तू अपने बिस्तर छोड़ करके बाहर निकलना भी नहीं। वो मुझे कई बार समझाते हैं और इसके बाद वो नीचे चले जाते हैं पोटली लेकर के। आज जब नीचे जाते हैं ना तो कुछ जलने की सुगंध मुझे आती है। मुझे लगता है कि कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तंत्र मंत्र का, और वो पूजा पाठ काफ़ी देर तक चलती है। खुशबू मुझे महसूस होती है, हर तरफ जैसे खुशबू फैल जाती है। और उसके बाद उसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है मेरे बगल में, जैसे मेरे बिस्तर के बगल में खड़ी हूँ। कहती है, जो गुस्से में लग रही थी मुझे, जब मैं उसको देखता हूँ तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई थी। वो मुझसे कह रही थी इस तांत्रिक को तुमने लेके आए हो ना, तुम ही लेके आए हो ना। मैं डर जाता हूँ। मुझे तो लगा कि तांत्रिक बाबा सब संभाल लेंगे, लेकिन ये तो लड़की मेरे बिस्तर के बगल में आ गई। क्या मुझे अब ये पकड़ लेगी? क्या मेरे साथ में कुछ गलत हरकत करेगी, मुझे मार डालेगी? मुझे ऐसा ही लगने लगा था। मैं तो एकदम डर गया था। मैं तांत्रिक चाचा को आवाज़ लगाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तब वो अपना गुस्से वाला रूप दिखाना शुरू किया। कहती है, तुमने मेरे साथ में धोखा किया। मैंने तो तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था। मैं तो सब कुछ अपना दुख तकलीफ़ आपको बताया था कि मुझे कुछ दिन इस घर में रहना है, मैं चैन से रहना चाहती हूँ और मैं आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं देती। लेकिन आपने
ये तांत्रिक को लेके आए मुझे निकालने के लिए। मालूम है ये तांत्रिक मेरे साथ में क्या करेगा। जैसे मैं किसी तांत्रिक से भाग के आई हूँ, ये भी तांत्रिक वैसा ही है। मेरे साथ में ना जाने क्या क्या काम करवाएगा। अब मैं फिर बंधक में बंध जाऊंगी। जो मैं एक बंधक छोड़ के निकली हूँ, अब फिर उसी बंधन में बंधने जाऊं। ना 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 ना, मैं ऐसा हरगिज अपने आप को होने नहीं दूंगी। और इसके बाद जो मैं उसका असली रूप देखता हूँ, और वो तो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। वो लगभग 2 फीट 2.5 फीट के आसपास वो ज़्यादा ऊंची हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, आवाज़ भर्राने लगती है। और वो उसका जो रूप देखता हूँ ना, मैं चीखने पर मजबूर हो जाता हूँ। अब मैं कहूँ ना कि मुझे होश नहीं है कि मुझे उस टाइम में क्या करना चाहिए था। ऐसा लगा कि मैं कहीं बेहोश होकर के नीचे ना गिर जाऊं जब उसका डरावना चेहरा देखता हूं। लेकिन तभी पीछे से चाचा की आवाज़ आती है, बेटा नीचे बैठ जा, खड़ा मत हो, नीचे बैठ जा। तुझे समझाया था ना कि तू डरना मत, अपने आंखें बंद कर ले और उसको देखना घूरना बंद कर दे, बाकी मुझ पर छोड़ दे। सच कहूँ ना, कब मैं अपने बिस्तर पर बैठता हूँ, कब अपनी आंखें बंद करता हूँ, लेकिन जब उस आत्मा का डरावनी चीखें सुनाई देने लगती है, और तब मुझे और डर लगने लगता है। वो कभी चीखती है, कभी रोती है, और कभी तांत्रिक को धमकी देती है, तू मुझे अब पकड़ नहीं सकेगा, तू मुझसे दूर रहा, तू मुझसे दूर रहा, मैं तुझे सही कर दूंगी, मैं तुझे उल्टा लटका दूंगी, ना जाने क्या क्या बोलती है। और इसके बाद तांत्रिक चाचा रुकते नहीं हैं। वो अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, और मैं उस आत्मा लड़की का कभी चीखे और कभी गुर्राने की, कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देता हूँ। हर पल में वो अपना जैसे रंग ढंग बदल देती थी, आवाज़ बदल देती थी, और वो आवाज़ मेरे अंदर एकदम कलेजे को हिला देने के लिए काफ़ी था। इतना मैं डर रहा था, पूरा बदन थर थर काँप रहा था। कब तक ऐसा होता रहा, और आखिरकार जब मेरे चाचा के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब मैं काँप जाता हूँ। चाचा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आप मुझसे कह रहे थे, बेटा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। आज मैं डर जाता हूँ। और इसके बाद जो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि चाचा हवा में उल्टे लटके पड़े हैं। वो उस लड़की का आता पता नहीं था, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, बस दिखाई दे रहे थे मेरे चाचा, जो उल्टा सर नीचे और पैर ऊपर था, जैसे किसी ने उनको हवा में उल्टा टांग दिया हो। और फिर एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जब मैं वो आवाज़ सुनता हूँ तो उसी लड़की की थी। और लड़की मुझे संबोधित कर रही थी, मेरा नाम लेकर के बोल रही थी, जितेश ये तेरा चाचा है, और इसलिए मैं तुझे इसको मैं छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं इसको छत से नीचे फेंक देती, ये मरा जाता। लेकिन मैं तुझ पर ये एहसान कर रही हूँ, लेकिन तू गद्दार निकला है। मैं कभी भी तू जैसे लड़के पर विश्वास नहीं करूँगी। मैं तुझसे क्या मांगी थी, कोई खजाना नहीं मांगी थी। मैं चाहती थी कि कुछ दिन यहाँ पर मैं अपना वक्त बिता दूँ, लेकिन तू तो ये बात को तांत्रिक बाबा तक पहुँचा दिया, अपने चाचा तक पहुँचा दिया। और चाचा फिर मेरे साथ में वैसा ही करने वाला था जो मैं पहले भुगत चुकी हूँ। अब मैं किसी के बंधन में बंधने वाली नहीं हूँ। ये सपना इसका कभी पूरा नहीं होगा, ले इसको संभाल। और इसके बाद वो मेरे बिस्तर पर चाचा को फेंक देती है। फिर मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, लेकिन कहती है, मैं इसी घर में रहूँगी और जब तक मेरी इच्छा रहेगी, जब तक मुझे कोई नया घर नहीं मिलेगा। आज तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, तू मुझे घर से निकाल नहीं पाएगा, ना ये तेरा चाचा निकाल पाएगा। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम चाचा का हालत खराब थी, आंखें बंद किए हुए थे, थर थर काँप रहे थे। शायद लग रहा था कि ऐसा बहुत से कभी पाला नहीं पड़ा था। बड़े डींग हाँकने वाले थे, और एक आत्मा लड़की ने सारी इनकी हवा निकाल दी थी। हम दोनों चाचा भतीजे डरे हुए थे। अब मैं चाचा से पूछ रहा था, चाचा अब क्या? तब कह रहे थे कि बेटा यहाँ से निकलने नहीं भलाई है, निकलने नहीं भलाई है। जब तक ये आत्मा लड़की रहेगी, बेटा इस घर में तुम भूल के मत आना। वो तुमसे नाराज है, आज मैं हूँ इसलिए तुम्हारा जान बच गया। अभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके हाँक रहे थे। तब मैं कहता हूँ, हवा में कौन लटका हुआ था? हवा में तो आप लटके थे चाचा। उसने तो मेरे को जान करके आपको जिंदा बकस दिया था। आपने सुना नहीं क्या कहा था उसने, कि मैं तुम्हारे वजह से इसको छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं इसको अभी छत से नीचे ज़मीन पर फेंक देती, मरा जाता। आपने सुना नहीं। आखिरकार हम दोनों शांत होते हैं, और चाचा कहते हैं, बेटा तू सही कह रहा है,
ये बहुत पावरफुल है, ये मेरे कब्जे में नहीं आई बेटा, हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। मैं भी बहुत खौफ में था, डरा हुआ था, और सबसे ज़्यादा तो मुझे चाचा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरकार हम धीरे धीरे उतरते हैं और तब चाचा कहते हैं, हम इस घर से जा रहे हैं, हम आपको तंग नहीं करेंगे, जब तक आपको रहना है हमारे घर में रहिए, ये आपका ही घर है। जब आपको लगे कि हाँ आप जा रही हो, आराम से चले जाना, हम आपको दोबारा तंग करने के लिए नहीं आएंगे। और इसके बाद हम उस घर से निकलते हैं और मैं कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करता हूँ और चाचा को बिठाता हूँ और फिर अपने घर की तरफ चलाता हूँ। जब अपने घर पहुँचता हूँ तो चाचा भी मेरे साथ होते हैं। दरवाज़ा पीटता हूँ तो माँ खोलती है। अब माँ हम दोनों को देख करके हैरान हो जाती है, अरे भाई साहब आप, तू बेटा तुझे क्या हुआ है, इतना खौफ में क्यों है? तब चाचा सारी कहानी बता देते हैं। और इसके बाद मेरी माँ मुझे उस घर पर कभी नहीं भेजती। हाँ, जब पिताजी आ जाते हैं, उनको इस कहानी के बारे में पता लग जाता है, और तब बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाते हैं, उस घर को पवित्र कराते हैं। उन तांत्रिकों से मेरे पिताजी पूछते हैं कि क्या वो आत्मा आज भी इस घर में है। तांत्रिक अपना पूजा पाठ करते हैं और एक दिन नहीं 3 दिन तक से चलता रहता है। आखिरकार जो तांत्रिक थे बड़े बड़े आए हुए थे, और वो उन्होंने अब घोषित कर देते हैं कि हाँ ये आत्मा इसी घर में रहती थी, लेकिन अब ये नहीं है। कुछ महीना पहले ये घर छोड़ चुकी है, उसको जहाँ जाना था वो जा चुकी है। अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर का काम करा सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पर रह भी सकते हो। हमने इस घर को पूरी तरह से पवित्र कर दिया है और इसको बांध भी दिया है। अब कोई भूत प्रेत, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। सचमुच मेरे सीने से वो बोझ उतर चुका था। अब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी, अब कहाँ गई होगी, क्या उसको फिर उसका पहले वाला प्यार उसको लेके गया है, या फिर कहीं और अपनी मर्जी से चली गई है, कहीं भटक रही होगी। अब मैं उसके बारे में जितना सोचता हूँ मन इतना ही बेचैन हो जाता है। आखिरकार मैं उसके बारे में सोचना बंद ही कर दिया था। मुझे लगा कि अब रात गई बात गई, अब मैं उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, और ना उसके बाद मैं उसके चक्कर में कभी पड़ता हूँ और ना उसका नाम लेता हूँ। हाँ, आप पूछोगे उस घर का क्या हुआ। हाँ, कुछ महीना ज़रूर लगे थे घर को दोबारा से ठीक ठाक कराने में, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ लग जाता है। फिर हम पूजा पाठ करके मेरे पिताजी गृह प्रवेश करते हैं। हम उसी घर में रहते हैं, और उसके बाद उस आत्मा लड़की का कहीं आता पता नहीं चलता है। और ना वो जो तांत्रिक बाबा थे जो उस लड़की के पीछे भाग रहे थे, वो ना कभी दिखाई दिए। तो दोस्तों ये थी कहानी जितेश जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।